जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन ज्योति क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त सावन। और जैसा कि हमने अब तक पिछली क्लास में पढ़ा, अपनी थीम्स के अनुसार भोजन के बारे में पढ़ा, आवाज के बारे में पढ़ा, तो आज उस थीम्स के अकॉर्डिंग बढ़ते बढ़ते हम आज पढ़ेंगे जानवर के बारे में कि जानवर से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, या इनसे संबंधित जो कई चीज ऐसे तथ्य हैं जिन्हें हम जानते नहीं थे या जानते होंगे तो उनको अगर घुमाकर कोई क्वेश्चन पूछता तब भी हम गलत कर देते थे। तो आज पूरा प्रयास करेंगे कि वो सारी गलतियां चूक हों और हम सीटेट में अच्छा मार्क्स इकट्ठा कर पाए। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ना चाहेंगे अपने अगली टॉपिक जानवर। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। चलिए, तो बात हम कर रहे हैं जानवर की। तो जानवर से भी तीन तरह के जानवर मिलेंगे आपको हमारे सिलेबस में। देखिए, पहले तो होंगे जो स्तनधारी मैमल्स, दूसरे होंगे सरीसृप रेप्टाइल और तीसरे होंगे इंसेक्ट यानी ठीक है दोस्तों। तो इसे शुरुआत करना चाहेंगे स्तनधारी जीवों के साथ। इनसे भी क्वेश्चन आते हैं जिन्हें इंग्लिश में मैमल कहते हैं, मैमल। और इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर इनसे संबंधित जो भी अगले टॉपिक होंगे उन पर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, बात करें स्तनधारी जीवों की। तो स्तनधारी जीव वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। जाहिर सी बात है, जैसा नाम है तो और इनमें सभी जीव आते हैं जैसे बकरी, इंसान, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका चमगादड़। इससे कई सारे क्वेश्चन आए। जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो इनसे क्वेश्चन रिपीटेड होते ही थे, लेकिन जैसे ये जरिया बदला, ऑनलाइन के थ्रू ये क्वेश्चन आने शुरू हुए, तो एक एग्जाम कंडक्ट कराने में आयोग को बहुत पेपर बनाने पड़ते थे। आप पेपर दिए होंगे, ध्यान भी रहे होंगे कि 1 तारीख से शुरू हुआ एग्जाम तो 20 तारीख तक चला। उसमें भी 2-2 शिफ्ट, 3-3 शिफ्ट। तो ऐसा तो है नहीं कि वही क्वेश्चन इस शिफ्ट में देगा तो वही क्वेश्चन उस शिफ्ट में देगा। क्वेश्चन तो उन्हें बदलने पड़ेंगे, क्वेश्चन तो उन्हें बढ़ाने पड़ेंगे। इसी वजह से जो क्वेश्चन थोड़े अपडेट हुए हैं और कुछ चीजें नई जोड़ी गई है ताकि बच्चों को थोड़ा सा सीखना और ज्यादा पड़ जाए। पहले टॉपिक बिल्कुल सीमित हुआ करती थी, लेकिन कुछ चीजें नई की गई है। ठीक है, बात करें मैं स्तनधारी जीव की, तो स्तनधारी जीव वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। ऐसा कहना है कि जैसे बाहर का जो वातावरण है उस हिसाब से इनका तापमान बदलता नहीं, बिल्कुल सीधा सेम रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, वेल, मछली इत्यादि। ठीक है, ये सब जो होते हैं स्तनधारी जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। और इसमें मैंने बता ही दिया कि इम्पोर्टेंट है, ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे, बकरी, बच्चे, और ये चमगादड़। इसको आप इम्पोर्टेंट में लगा सकते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। मैंने बताया भी, ना भी आए तो आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आया सिर्फ वही पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है फिर से ऑफलाइन का दौर आया, फिर से याद आए, और कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है कि आप मिलान कीजिए कि कौन से जीव स्तनधारी हैं या कौन से जीव जो है अंडे देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि स्तनधारी स्तनधारी की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना होता है। ठीक, और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां यानी कि बोन्स, हड्डियां, मेलियस, इनका का पाया जाना प्रमुख है। ठीक, बात करें अगर स्तनधारी की विशेषताओं की, तो इनके शरीर पर बाल होता है, जैसे हम इंसानों के देखे हैं, और गाय है उनके भी शरीर पे बाल होता है, बकरियां के भी शरीर पर बाल होता है। तो पहली विशेषता ये कि उनके शरीर पर बाल होते हैं। ठीक, और दूसरी विशेषता ये होती है कि इनके कान के मध्य पर 3 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक, और बात करें अगर मेलियस इनका स्टेपस की, बात करें अगर स्टेपस की, तो ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, मानी जाती है। ठीक, सबसे छोटी हड्डी स्टेपस है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ।
क्या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप इस चीज को नोट कर ही सकते हैं कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। उस हड्डी को क्या कहते हैं, स्टेपस। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। क्या बताया इन्होंने कि यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं। ठीक, अगर बात करें हम जो स्तनधारी जीवों की, तो ज्यादातर यही है कि वो बच्चे देते हैं। कुछ ही ऐसे हैं, एक दो जानवर ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जो हमारे सिलेबस से कहीं ऊपर है, वो पूछेगा नहीं, आप जानकारी वक्त गूगल कर सकते हैं। तो इनके जो है, हाँ, जंतु बच्चे बच्चे देते हैं और कुछ ही अंडे देते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा पॉइंट है, अब तक हमने जो जाना स्तनधारी मैमल्स के बारे में, और दूसरे जो हमारे मानव के टाइप हैं वो है सरीसृप, यानी जो सड़क के चलते हैं। जैसे माइकल जैक्सन साहब सड़क की नाच करते थे, अब तो बेचारे रहे नहीं इस दुनिया में, उसी तरह जो सड़क के चलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स। ठीक, बात करें अगर सरीसृप के बारे में, तो इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सड़क कर चलते हैं, जो एक बात जो मैंने की, सड़क कर चलते हैं। ये हवा में सांस लेने वाली रीढ़धारी जंतुओं का समूह है। एग्जाम्पल के तौर पे सांप सड़क के चलते हैं, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि। ठीक, अभी में देख पा रहे होंगे कछुआ, घड़ियाल और ये जो सावन के महीने में सांप भी दिखे नजर आ रहे हैं। एक दिन निकले हमारे इंस्टीट्यूट में भी माहौल बिल्कुल भयभीत हो गया था, फिर किसी तरह से उन बेचारे को भगाया गया यहाँ से। ठीक है, अच्छा, बात करें अगर कछुआ की, तो इनसे भी क्वेश्चन दर साल आते हैं, लेकिन जब से ये सिस्टम हुआ थोड़ा सा ऑनलाइन का, इन सबसे क्वेश्चन पीछे होने लगे, क्योंकि क्वेश्चन बदलना उनकी मजबूरी बन गई। ठीक है, तो इससे पहले हमने जाना मैमल्स के बारे में और सरीसृप, और अब जो हमारे तीसरे थे वो कीट की बात हो रही है। और कीटों के जो प्रमुख उदाहरण है, कीट की परिभाषा देनी पड़ेगी क्या आप लोगों, बढ़िया से जानते हैं। ठीक है, नाम ही बता देते हैं, जैसे बिच्छू, तितलियां, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, और माफी चाहते हैं तिलचट्टा और तितली, चींटी इत्यादि। इसमें दो बिंदु जो है मुख्य है, इनमें से क्वेश्चन कई साल आए अब तक, जो है बिच्छू, तितली, हो सकता है इस साल इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आपको ये जानना भी जरूरी होगा। ठीक है, चाहे इंग्लिश में भी नाम आप दे सकते हैं, स्कॉर्पियो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज और ईटीसी। ठीक है, और बात करें अगर और तरह के जानवरों की, तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने समूह को गंध से पहचान लेते हैं। उनकी सूंघने की शक्ति भी तेज होती है कि वो सूंघ के बता देते हैं कि मेरा जो साथी है वो कहाँ है, किस क्षेत्र में है। उसमें से एक भाई साहब ये हैं रेशम के कीड़े। इनकी भी खूबियां हैं कि ये अपने समूह को, यानी अपने पार्टनर को या अपने ग्रुप के अन्य सदस्यों को उनकी गंध से ढूंढ लेते हैं। इनकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज है कि उनकी गंध से पहचान लेते हैं कई किलोमीटर दूर से कि हमारा साथी जो है कहाँ है, किस जगह है, किस जगह फंसा है, किस जगह मजे कर रहा है, क्या खा पी रहा है। ठीक है, उनमें से चींटियां भी हैं, मधुमक्खी भी हैं, रेशम का कीड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आए हैं कई साल, और एनसीईआरटी ने खुद कहा है इनके बारे में। ठीक है, ये रेशम के कीड़े हैं, उनका मैं रेशम का कीड़ा हूं, मैं रेशम का कीड़ा हूं, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूं। क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ऐसा कौन सा कीट है जो अपनी मादा को या अपने साथी को कितनी ज्यादा कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, ऐसा कौन सा कीट है, ऐसा कौन सा जीव है, तो आपको मिलेगा रेशम का कीड़ा ऑप्शन में, उसी को करना है बोला। ठीक है दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग स्क्रीन पर भली बात सब देख पा होंगे, सब अक्षर। चलिए अब बात करते हैं परजीविता और सहजीविता के बारे में। ठीक है, माफी चाहता हूँ।
परजीविता और सहजीविता कहते किसे? पहले तो इस बात को समझना जरूरी है। जब ये हमें समझ में आ जाएगा तो एग्जाम्पल हम खुद ही ढूंढ लेंगे। बात करें अगर परजीविता की, तो परजीविता उसे कहते हैं जो किसी दूसरे पे निर्भर होता है और उसका नुकसान भी करता है। और बात करें अगर सहजीविता की, तो वो किसी दूसरे पर निर्भर तो होता है पर उसका नुकसान नहीं करता। कैसे? आइए एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए बात करें अगर परजीविता की, तो ठीक है, परजीविता दिखाई दे रहा है, मैं वीडियो से जानना चाहूंगा। अच्छा ठीक है, अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो एक बार आप कमेंट में बोलिएगा कि दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ। बात करें परजीविता की यानी पैरासिटिज्म, तो वे जीव जो किसी अन्य जीव पर वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित है यानी डिपेंडेंट है या निर्भर है और उनसे अपना फायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें ही नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने चीज बताई ना, एक तो ये निर्भर होते हैं उस पर जिससे इनका काम चलता है और उसी का नुकसान करने की कोशिश में लग जाते हैं। ठीक है, और बात करें परजीवी जंतु, हाँ परजीवी जंतु कहलाते हैं जैसे जोंक, जू, अमरबेल इत्यादि। जैसे जोंक वगैरह है, पानी में रहते हैं, जो भैंस या जो भी जानवर उसमें जाते हैं उनको ये पकड़ लेते हैं, उनसे चिपक जाते हैं। अब ये तो उनसे ही आश्रित है, उन पे ही डिपेंडेंट है, उनसे इनका खाना पीना चल रहा है, उनका खून पी के इनको जिंदा रहना है, लेकिन उनसे चिपक जाते हैं और उनका खून उठना शुरू कर देते हैं। और खून इतना मोटा हो जाता है कि इनका चलना दुर्लभ हो जाता है। वही हाल जू का है। ऐसे और भी कई जानवर हैं, कमेंट में आप बताइएगा सोच के जैसे कौन से जानवर हम पर आश्रित हैं और हमारा नुकसान भी कर रहे हैं। ठीक है, अमरबेल आदि। तो जब एक जीव का वही परिभाषा जो मैंने बताई वहां यहाँ पर जिक्र हुआ है, तो जब एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं दोस्तों? परजीविता या परजीवी। एक एक जो जीव है उसका फायदा हो रहा है, तो खून फूल रहा है, मोटा हो रहा है, तंदुरुस्त हो रहा है, लेकिन दूसरे जीव का तो नुकसान हो रहा है, उसका खून तो कम हो रहा है, उसे हम कहते हैं परजीविता। देखिए एक इमेज आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये भैंस अच्छा अभी छुपी हुई है, पर खा रही है घास वास, छुपी ही हुई है। ये एक भैंस का चित्र है, चित्र आधा है, आप लोग अंदाजा लगा लीजिए सीन उसकी। ये भैंस भी चलने लगी, ठीक मौसम बना देते हैं। बात करें भैंस की, ये भैंस है और उसके ऊपर ये बैठे हैं बगुला महाराज। ठीक है, आप देख पा रहा होगा, ये इन पर बैठे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ये क्वेश्चन में आया एग्जाम। अब अगर पूछे आपसे ये किसका एग्जाम्पल है, ये भैंस पर बैठे हैं और उनपे इकट्ठा हुआ कीट या जो भी है उनको ये खाते हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि किसका उदाहरण है? जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये है सहजीविता का उदाहरण। ये सहजीविता का उदाहरण या ये सहजीवी है। ये क्वेश्चन कई बार आया दोस्तों, जब मैंने एग्जाम दिया तब भी आया था कि भैंस की पीठ पर बगुला क्या है, किस चीज को दर्शाता है, ये परजीवी दर्शाता है या सहजीवी दर्शाता है? तो आपको करना है सहजीवी पे टिक और लेना है एक नंबर। ठीक है, चलिए बात करते हैं सभी सहजीविता को यानी सिम्बोसिस। जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, बात वही है कि थोड़ा सा उल्टा है दोस्तों। जब जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इवन पौधे की भी बात हुई यहाँ पर, जीव के नाम तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उन्हें सहजीवी कहते हैं।
जब एक दो दो जीव या दो से अधिक पौधे जो होते हैं एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं और एक दूसरे का फायदा भी करते हैं, या किसी एक का तो फायदा होता है कम से कम, दूसरे का नुकसान नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? सहजीवी कहलाते हैं। ठीक, कैसे? एग्जाम्पल के जरिए जानते हैं। जैसे ये भैंस है, तो मेरे मान लीजिए भैंस है, अब इन पे लगी है अगर जोंक, या इन पे लगे हैं जुएं, या और भी कई ऐसे कीट हैं जैसे पत्तिया या फिर और भी आपके लोकल जो भी नाम हो, पर इनके ऊपर चढ़ जाते हैं और इनसे खून चूसते हैं और जिसम का भरण पोषण होता है। तो वो जो जीव हैं जैसे जोंक हो गए या जू हो गई या और भी जो भी कीट इनके ऊपर उनके बालों में फंस जाते हैं, इनके शरीर का खून चूसते हैं, वो तो हो गए परजीवी। ठीक, वो तो हो गए परजीवी। लेकिन ये जो बगुला बैठा है पर, ये हो गया सहजीवी। कैसे? अब ये बगुला आके भैंस से पूछता है, ये बात नहीं करता, समझ लीजिएगा, पूछता है कि आपके ऊपर जो एक कीट वगैरह लगे हैं, जो जोंक हैं, जो जू हैं, या जो ऐसे जीव हैं जिनको मैं अपनी चोंच से उठा के खा सकता हूँ, तो इनसे पूछता है क्या मैं उनको खा जाऊं? इससे आपका भी फायदा होगा कि आपको जो दर्द हो रहा है वो दर्द नहीं होगा, मेरा भी फायदा होगा कि मेरा पेट भर जाएगा। तो यहाँ ये इनको देती है परमिशन, कहती है ठीक है आप बैठ जाओ, आप आराम से ये कीट पतंगे को खा सकते हैं। तो बंदा जो इनकी पीठ पे जो कीड़े वगैरह खाता है, इनसे क्या होता है? इनका भरण पोषण होता है, इनका पेट भरता है, इनका जीवन यापन चलता है। और साथ ही साथ भैंस का क्या फायदा होता है कि जो कीड़े उनको परेशान कर रहे थे, जो उनका खून चूस रहे थे, उनकी भी हो जाती है समाप्ति। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हो गए? सहजीवी कीट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने इसमें। तथा इस प्रकार जैसे बताया कि जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे का लाभ पहुंचाते हैं, यहाँ इनका क्या कर रहा है? लाभ पहुंचा रहा है और लाभ से उनका भी फायदा हो रहा है, उनका पेट भर रहा है, तो उन्हें हम सहजीवी कहते हैं। तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहा जाता है। ठीक, और पौधों का जिक्र हुआ, पौधों में होगा, पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है। कैसे? मटर का पौधा और राइजोबियम, ये दोनों एक दूसरे के सहजीवी हैं। ठीक, और इस प्रकार एक पौधा और है लाइके में शैवाल और फफूदी, ये शैवाल और फफूदी भी एक दूसरे के क्या है? सहजीवी है। ठीक है, चलिए परजीवी हो गया, सहजीवी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। कीड़े हो गए। अब बात करें अगर जानवर की, तो यहाँ इन्होंने कहा है कि जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं, यानी आप ये जेब्रा देख रहे होंगे, क्या स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जेब्रा, या मैं और छोटा करूँ थोड़ा सा? चलिए ठीक है, आप जैसे जेब्रा देख पा रहे हैं, ये इनकी काली सफेद धारियां दी गई हैं, तो ये डिजाइन, ठीक, तो ये डिजाइन बनते कैसे हैं? वैसे भी आ सकते हैं और आए भी हैं। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं वो उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि वो इनके बालों के रंग के कारण होते हैं, ना कि वातावरण के कारण होते हैं। कुछ पब्लिकेशन की किताबों में किया गया है कि जो जानवरों की खाल पर डिजाइन होते हैं वो वातावरण की वजह से होते हैं कि वहाँ का वातावरण ऐसा है, होंगे या किसी और जानवर की जो अलग डिजाइन है तो उनके वातावरण पर। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, एनसीईआरटी ये बिल्कुल नहीं मान रहा। एनसीईआरटी ये कहता है कि जानवरों के खाल डिजाइन होते हैं वो बालों के रंग की वजह से होते हैं, और हमको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के थ्रू ही चलना है, क्योंकि अगर हमें प्रोसेस सही करना है तो हमें इन साहब की बात माननी पड़ेगी, वरना हम नंबर से हाथ धो बैठेंगे। कई ऐसी चीजें हैं जो पब्लिकेशंस में और अलग चीज प्रिंट हुई है, और आप गूगल करेंगे तो हो सकता है उसे मैच भी हो, लेकिन दोस्तों हमको बिल्कुल अकॉर्डिंग चलना है किसके? एनसीईआरटी महाराज। ये बोर्ड जो कहेंगे
उन्हें ही हमें मानना है। जैसा मैंने अपनी पहले किसी वीडियो में जिक्र किया था कि एक ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की 8,848। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप जानते होंगे 8,848, या आप बदले हुए रूप में 50 भी दिखा सकती है। मैंने किसी वीडियो में इसका जिक्र दिया है, फिर भी आज कर देना चाह रहा हूँ। लेकिन बात अगर आएगी स्लैब की, बात अगर आएगी सीटेड के सिलेबस की, तो वहां आपको मिलेगा ये 8900 मीटर, और आपको क्या मानना है, इसी को सही मानना है। अगर आपने ये टिक किया तो आपका क्वेश्चन रहेगा गलत। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो जेब्रा का जो डिजाइन होता है उनके बालों के रंग की वजह से होता है। कैसे होता है, कहीं कहीं इनके बाल सफेद होंगे, कहीं कहीं इनके बाल काले होंगे, इस वजह से यही डिजाइन बन गया है। चलिए अगले बिंदु पर आते हैं। अगले बिंदु पे क्या कहते हैं कि रात में जागने वाले जानवर को, कब, रात में जागने वाले जानवर को निशाचर कहते हैं। यानी निशा में रात होता है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ये पर्यायवाची है रात का। और जो राक्षस या शैतान होते हैं उनका भी पर्यायवाची, क्योंकि रात को वही दिखते हैं। ठीक, यानी जो रात को जागने से निशाचर कहते हैं। रात में जागने वाले भूतित होते हैं जो 2-2 बजे तक पढ़ते लिखते हैं, या फिर पबजी चलाते हैं, या कोई सोशल नेटवर्क या रील आजकल ट्रेंड में है, ठीक है, करते रहते हैं, वो भी निशाचर ही है। रात में जागने वाले जानवर निशाचर हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं। ये चीज आप समझिएगा कि जो रात को जागने वाले जानवर हैं, जो नेचुरली, जो प्राकृतिक रूप से रात को जागते हैं, उनको सिर्फ 2 ही कलर दिखाई देता है। कौन सा, काला और सफेद, और दूसरा रंग उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। जैसे कि उल्लू है, उल्लू रात में जागता है, रात में जागने वाले पक्षियों का नाम आता है तो उल्लू का जिक्र होता है। तो उल्लू निशाचर प्राणी है, और इसे रात में या दिन में हमेशा सिर्फ 2 ही कलर दिखाई देते हैं, सफेद और काला। उसे नहीं पता ये लाल क्या होगा, नहीं पता ये नीला क्या होगा। ठीक है, एक एग्जांपल में है उल्लू। बात करें उल्लू की, तो उल्लू से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, कौन सा ऐसा पक्षी है, हम जब पक्षियों का सेशन लेंगे तो उनमें भी ये साहब आएंगे, इनका भी जिक्र होगा। कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है। हालांकि 360 डिग्री होता नहीं है, 360 डिग्री तो हम बिल्कुल इसे कहेंगे, लेकिन इतना कोई घुमा सकता, ये एक अपनी गर्दन को यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 270 प्लस डिग्री घुमा सकता है। उन पक्षियों में इसका जिक्र होता है। देखिए इतना, ये इनकी गर्दन हो गई, इतना यहाँ से घुमा सकते हैं, यहाँ से घुमा सकते हैं। तो बात करें उल्लू की, उल्लू के बारे में पूछे कि कौन सा पक्षी ज्यादा दूर अपनी गर्दन घुमा सकता है ऐसे, तो बात करें उत्तर में आएगा क्या, उल्लू। कौन सा पक्षी जो, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे दे रहे हैं। वैसे पक्षी का सेशन होगा इसमें हम ये चीज का जिक्र जरूर करेंगे, जो अपनी गर्दन को 360 तो नहीं कर सकते हैं, या 270 प्लस डिग्री घुमा सकता है। ठीक है, एक पक्षी और होता है मैना, वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे ऐसे करती है। तो अगर बात आगे पीछे करने की आए तो आप मैना करेंगे, या बात आए अपनी गर्दन को घुमाने की तो आप उल्लू को टिक करेंगे। ठीक है, और रेगिस्तानी चूहे भी रात में जागते हैं, और इनको भी सिर्फ 2 ही कलर दिखाई देता है, काला और सफेद। चलिए बात करें अगर अगले जानवर की, तो यहाँ पर छिपकली का जिक्र हुआ है। और क्या जिक्र हुआ है कि बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। एकदम कॉमन प्राणी है ये, कोई ऐसा घर नहीं है जो छिपकली से बच पाए, पता नहीं कहाँ से आ जाती है, किस रास्ते से आ जाती है। अब इस समय गर्मियां हैं, गर्मियों में आपको हर कोने कतरे में दिखेगी,
वहाँ यहाँ देखिए, वहाँ पे भी दिख रही है, आपको नहीं दिख रही पर हमको दिख रही है, ठीक है। लेकिन ये किसी खास मौसम यानी कि सर्दियों में ये किसी एकांत जगह जाकर सो जाती है और पूरी सर्दी भर दिखाई नहीं देती। अगर आपने गौर किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो फिर ठंडी आएगी। आप सर्दियों में देखेंगे कि अब छिपकलियां दिखना बंद हो गई, वो किसी भी ऐसी कॉर्नर में या किसी भी ऐसी सेफ जगह में जाके छुप जाती है और सो जाती हैं और फिर पूरी ठंडी तक नजर नहीं आती हैं। वो कब नजर आती हैं? गर्मियों में। चलिए बात करते हैं अब कुछ जानवर की अलग विशेषताओं के बारे में। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको आभास हो जाता है कि कुछ दुर्घटना होने वाली है या कुछ तो ऐसा है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा माना जाता है कि भी कुत्ता रोने लगे तो लोग डरने लगते हैं कि लगता है किसी की मौत या कुछ तो ऐसा गलत होने वाला है, या बिल्लियां रोती हैं तो भी उसका लोग अशुभ मानते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। इस तरह की चीजें होती है। तो ऐसा एनसीईआरटी ने भी माना है कि कुछ जानवर ऐसे रहते हैं जिनको पहले से ही अंदाजा हो जाता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला, जो भी हो, ठीक है। तो कुछ जानवर तूफान या भूकंप के आने के कुछ समय पहले ही अजीब हरकत करने लगते हैं और जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। वही चीज जो मैंने जिक्र किया अभी उसी के बारे में बताया यहाँ पर कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बड़ा तूफान या भूकंप आने वाला होता है उससे पहले कुछ अलग अलग तरह से हरकतें करने लगते हैं, जिससे लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा हुआ भी था, ना सिर्फ अंदाजा लगाते हैं बल्कि ऐसा हुआ भी था। कब हुआ था? ये देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स थे जो आपको दिख नहीं पा रहे होंगे शायद, मैं फिर भी आपको इसका विवरण बता देता हूँ कि सन 2004 में एक बार अंडमान द्वीप पर सुनामी आने वाली थी, ठीक है। तो वहां की कुछ मछलियों में अजीब सी हरकतें हुई और उन हरकतों को देखकर वहां के जो आदिवासी थे या वहां की जो जनजातियां थी उन्हें अंदाजा लग गया कि कुछ बुरा होने वाला है। तो समय से पहले ही उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया और किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गए। उसके कुछ ही दिन बाद पता चलता है कि वहां पर क्या आया है? सुनामी आ गई, जिससे आसपास की जो भी चीजें थी वो नष्ट हो गई। इंसान बच गए क्योंकि उन्होंने मछलियों को अपना मसीहा माना और उनकी नई हरकतों को देखकर उन्होंने वो जगह छोड़ना ही मुनासिब समझा, ठीक है। कब? 2004 में। कहा? अंडमान द्वीप पर। बात करें अगर इसको याद करने की तो एक बार भूकंप आया था गुजरात में, गुजरात के भुज में आया था भूकंप। कब आया था? 2001 में। अगर आपको 2001 याद हो पा रहा है तो आप 2001 से रिलेट करके 2004 याद कर सकते हैं, ठीक है। और बात करें अगर जानवरों की तो जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवर की अपनी पूरी भाषा है। जाहिर सी बात है होगी, हम इंसान आपस में बात करते हैं, अलग अलग तरीके से बात करते हैं, अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। तो जानवरों में भी तो कुछ ऐसा संकेत होगा। आखिर ईश्वर ने ही तो सबको बनाया है। ऐसा तो है नहीं कि ईश्वर ने हमको बोलने की भाषा दे दी तो जानवरों को ऐसे ही छोड़ दिया। जैसे हमारी भाषाओं को कुछ जानवरों के अलावा बाकी जानवर नहीं समझ पाते, उसी तरह जानवरों की भी कोई भाषा होती है जो हम इंसान तो नहीं समझ पाते, पर ये जानवर आपस में कुछ भी किसी भी तरीके से अपनी बातों को ये रखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, यानी एक दूसरे की फीलिंग्स को ये शेयर करते हैं और समझते हैं। और उनमें जो है मुख्य रूप से कौन है? डॉल्फिन। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। डॉल्फिन बात करती है अपने साथियों से, अपनी जो और मछलियां हैं उनकी प्रजाति की, उनसे वो बात करती है अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले बिंदु की तरफ। अगले बिंदु में चलिए बात करें अगर अगली इस बिंदु की, तो जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। गौर कीजिएगा कि जिन जानवरों के बाहरी कान, जैसे हम लोगों के कान निकले पीके वाले बाहर वाले मिल रहे हैं ना, तो जिन जानवरों के
कान बाहर निकले होते हैं और शरीर पर बाल भी होते हैं, वे बच्चे देते हैं। जैसा कि मानव प्रजाति में भी देखा गया है, जानवरों में भी कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका देखा गया है। लेकिन जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। दो चीजें गौर कीजिएगा कि बाहरी कान और शरीर पे बाल वो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के कान शरीर के अंदर ही होते हैं, दिखाई नहीं, बाहर नहीं निकले होते हैं, वे अंडे देते हैं। ये कई बार ये क्वेश्चन आया है सीटेट में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले बिंदु की। तो जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं, उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। जाहिर सी बात है, जिस शादी या किसी फंक्शन में डीजे के साउंड क्वालिटी ज्यादा होगी, उसमें शोर तो ज्यादा ही होगा। पता चला 2 छोटा वाला माइक है, वो कितना ही आवाज करेगा, मोबाइल से भी कम बच जाएगा। आजकल की ऐसी जो साउंड क्वालिटी की मोबाइलें आ रही हैं, तो वही चीज यहाँ पर जिक्र किया है कि जिनके जो कान बड़े होते हैं, उनकी सुनने की क्षमता जो है अधिक होती है। और कान बड़े किसके होते हैं? ज्यादातर हाथियों के। बिल्कुल आपने देखे होंगे। लीजिए, हाथी का नाम लिया, हाथी आ गया। हाथी मिसप्रिंट हुआ थोड़ा सा यहाँ पर। हाथियों के कान के पीछे रखकर आवाज ज्यादा, अच्छा माफी चाहता हूँ, हाथियों का नहीं, ठीक है, सही प्रिंट हुआ था, ठीक है। हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है। बिल्कुल सत्य बात है। जब कोई दूर से चिल्लाता हम ऐसे करते हैं तो हमको आवाज स्पष्ट आती है। जो टकरा के चीजें बाहर चली जाती थी, वो टकरा कर सीधे कान के अंदर आती है, हमको चीजें और स्पष्ट सुनाई देती है। सही बात है। चलिए अब बात करते हैं जानवरों के शिकार की। जानवरों का शिकार, किस किस जानवरों का शिकार होता है और क्यों होता है, इनके बारे में जिक्र हुआ है। तो सबसे पहले पॉइंट इन्होंने कहा है कि हाथी को उसके दांतों, गैंडे को उसकी सींग, और शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। देखिए इंसान कितना स्वार्थी है, अपने फायदे के लिए किसी का भी वध करने के लिए तैयार है। और ऐसा जानवरों के साथ अक्सर होता है। हाथियों को उसके दांत के लिए, उन दांत से बनते क्या क्या है? ब्यूटी पार्लर के जो सामान और नकली दांत वगैरह जो बनते हैं, इंसानों के जो दांत टूट जाते हैं और आर्टिफिशियल दांत लगाने के लिए जो दांत बनते हैं, वो कहाँ से आते हैं? इन्हीं के हिस्से का कुछ भाग होता है, ठीक है, नकली दांत। और गैंडे को उसकी सींग के लिए, उसकी गैंडे की जो सींग बिकती है मार्केट में, उसकी सींग के लिए मार देते हैं। बात करें अगर गैंडे की, तो गैंडे में शिकार भी किसका करते हैं? एक सींग वाले गैंडे की, ठीक, एक सींग वाले गैंडे की। जानना चाहूंगा एक सींग वाला गैंडा पाया कहाँ जाता है? एक सींग वाले गैंडे की, ठीक। बात करें एक सींग वाले गैंडे की, ये पाया जाता है काजीरंगा, यहाँ नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से मिल जाए। ये क्वेश्चन सीटेट में आया है, ये भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा में, काजीरंगा में। काजीरंगा में, काजीरंगा नेशनल पार्क में। अब काजीरंगा नेशनल पार्क पाया कहाँ जाता है? नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क पाया कहाँ जाता है? असम में। असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बिहू।
कब मनाया जाता है? 14 या 15 जनवरी या असमिया के माघ के 10वें माघ के कैलेंडर में। ठीक है, ये चीजें मैंने पहले भी बता दी। काजीरंगा के पार्क में, असम में। और ये बिहू। ठीक, बिहू का जो त्योहार मनाया जाता है वो कौन सी फसल काट के मनाया जाता है? बोरा चावल। कल ही बताया मैंने पिछली क्लास में। ठीक है, बोरा चावल काट कर ये मनाया जाता है। चलिए अब, और शेर, मगरमच्छ और सांपों को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है, आपने देखा ही होगा। चलिए बढ़ते हैं। हाँ, और बात करें अगर कस्तूरी हिरन की, तो कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। यह कस्तूरी हिरन जो होता है, इसके मल द्वार के समीप एक ग्रंथि पाई जाती है जिससे खुशबू निकलती है, और उस खुशबू से ही ये परफ्यूम वगैरह, डीओ वगैरह बनते हैं। और वो जो ग्रंथि होती है वो कस्तूरी मृग के या कस्तूरी हिरन के मलद्वार के समीप ही कहीं होती है। तो यानी वो उस हिरन को बिना मारे वो जो ग्रंथि है वो निकाली नहीं जा सकती, इसलिए वो थोड़ी सी खुशबू के लिए उस हिरन का शिकार कर लेते हैं और वो ग्रंथि निकाल लेते हैं जिससे वो परफ्यूम या डीओ बनाते हैं। चलिए बात करते हैं अब जानवरों की नींद की, कि कौन से जानवर कितना सोते हैं। ठीक है, बात करें अगर गाय की, तो गाय 4 घंटे सोती है। देखिए इमेज में कभी कभी क्वेश्चन में कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है, ये चित्र दिखा देता है और इससे अंतर जानने का प्रयास करता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा पिक्चर धुंधली थी इसलिए मैं खुद भी बना दे रहा हूँ। ठीक ठीक, देखिए बात करें अगर गाय की, तो गाय 4 घंटे सोती है। यहाँ जो एक कॉलम है इसको इन्होंने 2 घंटा माना है, ये 2 घंटा माना है, ये 2 घंटा माना। ठीक, बात करें अगर गाय की, तो गाय 4 घंटे सोती है, ये 2 + 2 यानी ये क्या है? गाय। गाय कितना सोती है? 4 घंटे सोती है। बात करें अगर अजगर की, तो अजगर कितना सोता है? 18 घंटा सोता है अजगर। चलिए ऊपर लिख दे रहा हूँ, शायद ना दिख पाए आपको। अजगर 18 घंटे सोता है। जिराफ सबसे कम सोता है, कितना सोता है? सिर्फ 2 घंटे। ये जिराफ की गर्दन लंबी क्यों? जिराफ सिर्फ 2 घंटे सोता है। बात करें अगर बिल्ली की, तो बिल्ली सोती है पूरे 12 घंटा। बात करें अगर हमारी, तो हम सोते हैं कम से कम 8 घंटा। और सोना भी चाहिए क्योंकि इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए और मस्त रहने के लिए नींद भी बहुत जरूरी है। आप सिर्फ जाग कर ही सब कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि हमारे जो विशेषज्ञ लोगों ने ये भी कहा है कि सफलता पाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जरूरी ये नहीं है कि आप रात में ही पढ़कर सक्सेस पा सकते हैं, जरूरी ये है कि आप किस कदर पढ़ते हैं और कितना घंटा पढ़ते हैं और किस तरीके से पढ़ते हैं। सफलता आपको तभी मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि हम अगर 22 घंटा पढ़े तो भी यूपीएससी क्लियर हो। 8 घंटा पढ़ने वाले भी कई ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। ठीक, खैर यूपीएससी छोड़ ही दे, हम लोगों को देना है क्या? सीटेट। चलिए सीटेट के साथ अगर बात सोने की हो रही थी, तो अब नाम आता है सबसे पहले इन साहब का। नाम है इनका स्लॉथ। ठीक, इनकी तो क्या ही कहने। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं, आपने भालू देखा ही होगा। दिखने में तो ये भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। ये इमेज में आप देख पा रहे होंगे, दिखने में भालू की तरह ही हैं, पर ये भालू से अलग है। ठीक, लेकिन ये दिन में करीब 17 घंटे, कितना? 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। 17 घंटा सोते रहते हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि सीटेट एग्जाम के लिए अब कितना दिन बचा है। इन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि वैकेंसियां कितनी आ रही हैं, कितनी जा रही हैं। इन्हें दुनिया की किसी भी चीजों से कोई मतलब नहीं। सबसे परे जाकर ये उल्टा लटक कर 17 घंटा मजे करते हैं भाई। सही है, सही जिंदगी जी रहे। जिंदगी हो तो ऐसी।
चलिए बात करें इनकी अगले बिंदु की, तो 40 वर्ष के अपने जीवन में, चलिए सवाल में ये भी आ सकता है कि स्लॉथ का जीवन कितना माना गया है, 40 वर्ष। 40 वर्ष के अपने ये जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं और जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। यानी साहब की एक खूबी ये भी है कि ये 40 वर्ष का इनका जीवन माना गया है और इनमें ये सिर्फ ये 8 पेड़ों पर ये जीवन व्यतीत करते हैं अपना 40 साल। यानी कि एक पेड़ पर लगभग ये 5 साल रहते हैं। ठीक, एक पेड़ पर 5 साल तक रहते हैं और ये सप्ताह में सिर्फ एक बार ही नीचे उतरते हैं, वो भी शौच करने के लिए, और शौच करने के बाद फिर ऊपर जाते हैं, फिर खाते रहते हैं पत्तियां। और ये कब तक उस पेड़ पर रहते हैं, जब तक उस पेड़ की सारी पत्तियां खत्म ना हो जाए। 5 साल रहेंगे, 5 साल बड़ा लंबा समय होता है, सारी पत्तियां खाई जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये पेड़ बदल लेते हैं, उसी किसी बगल वाले पेड़ पे चले जाते हैं, फिर उनकी पत्तियों को रौंदना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से इनका जीवन यापन होता है। ठीक है, बात करें अगर बाघ की, इससे पहले हमने रेशम के कीड़े के बारे में बताया जो अपने मादा को सूंघ कर कई किलोमीटर दूर से ही पता सकता है। कुछ खूबियां इन साहब में भी है, बाघ में भी है। इमेज में आप देख पा रहे होंगे खूंखार बाघ। बात करें अगर बाघ की, तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। यानी अगर हम अंधेरे में 1 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं, ऐसा है संभव नहीं है, बात कर रहे हैं फिर अगर हम अंधेरे में 1 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं तो ये अंधेरे में 6 किलोमीटर दूर तक इनको दिखाई दे सकता है। ठीक है, और बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उन्हें शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। इनकी जो मूंछें होती हैं नथुलाल वाली, हमने कई इमेज में इनकी मूंछें देखी होगी, ये इनके लिए इंडिकेटर का काम करती है, संकेतक का काम करती है। ये उसके कंपन से पता लगा लेते हैं कि इनका जो शिकार है वो किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है, या चाहे वो अंधेरा हो या दिन, किसी भी तरह ये अपना पता लगा लेते हैं। कैसे? मूंछों की शक्ति से। सही है भाई, मूंछें हो तो रतुलाल ऐसी नहीं, बाघ ऐसी हो, वरना ना हो ना। ठीक है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। ठीक है, दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है, ये तो अपने ग्रुप का बाघ है कोई भाई। ठीक है, ये मूत्र के गंध से पहचान लेता है कि जो मेरे और ग्रुप का जो बाघ है वो इस क्षेत्र में आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तो ठीक है, वरना ये किसी दूसरे बाघ का है तो वो समझ जाता अपनी खैर नहीं है, तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, किसी और क्षेत्र में आ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, बाघ जो है मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है, और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कितना? 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। चलिए बाघ के बारे में अगली पॉइंट जान लेते हैं। वैसे बहुत दूर बहुत तेज आवाज होती है इसकी गुर्राने की। हमने तो देखा नहीं, फिलहाल हमने मूवीज वगैरह में देखा है। आप लोगों में से किसी ने देखा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएगा। नहीं, कुछ लोगों ने चिड़ियाघर में भी देखा होगा, पर चिड़ियाघर के बाघ की बात क्या ही करना, वो तो बेचारे बिल्कुल भीगी बिल्ली बने रहते हैं। इस कदर उनको जकड़ के रखा जाता है कि उनके अंदर का बाघ ही मर जाता है। जो खुले और स्वच्छंद एरिया में रहते हैं उनकी बात अलग होती है, जो पिंजड़े में कैद या किसी भी सीमित क्षेत्र में रहते हैं उनकी बात अलग ही होती है। चलिए बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। एक खूबी उनकी और भी है कि आपको सुनने के लिए जो है सिर्फ ये जो दोनों कान हैं ये एक दिशा में स्थिर रहेंगे, लेकिन बाघ के कान घूम जाते हैं, कभी इधर ज्यादा सुनना है कभी इधर ज्यादा सुनना है, उस हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने की आवाज के अंतर को तुरंत भांप लेता है।
यानी बाघ की एक खूबी और है कि जो जंगल में जो पत्तियां गिर जाती हैं उन पे हम चलते हैं तो चरमर चरमर की आवाज आती है ऐसा, तो वो उसको भी अंदाजा लगा लेते हैं कि वो जो पत्तियां जो है पत्तों से हिल रही है या फिर कोई शिकार उनका जा रहा है, ये इसका भी अंतर वो तुरंत भाप लेते हैं, बड़े ही तेज होते हैं। चलिए बाघ की बात हो गई खत्म, अब आते हैं नंदू हाथी पे। आइए जान लेते हैं थोड़ा सा नंदू जी के बारे में भी। अब तक किताबों में पढ़ा है हमने, अब एनसीईआरटी बेस फिर से यहाँ पे, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है। अच्छा, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है, पहली बिंदु इनको कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। गर्मियों के मौसम में इंसानों को भी पानी की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, अगली बिंदु क्या कहती है, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर खुद ही हवा कर लेते हैं। लीजिए, इनको पंखे की जरूरत नहीं है, जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो अपने कान खुद हिलाकर अपने शरीर को थोड़ी बहुत ठंडक दे ही देते हैं। बात करें अगले बिंदु की, तो 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम तक, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ये चीज कई बार आया है कि 3 महीने का हाथी 100 किलो तक पत्तियां अच्छा ये वजन की बात है, ठीक है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है, ठीक। और एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन में आया है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में कितनी पत्तियां खा लेता है। ऑप्शन में 100 किलोग्राम भी रहता है, 200 किलोग्राम भी रहता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सब दिए जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना कितने ग्राम, 100 किलोग्राम, यानी 1 क्विंटल से ज्यादा पत्तियां ये खा लेता है, क्योंकि साइज में बड़ा ही होता है। चलिए बात करें अगर आराम की, तो हाथी बहुत कम आराम करता है, बड़ा ही मेहनती है फिर तो। ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी एक दिन में सिर्फ 2 या 4 घंटे ही सोता है। चलिए बात करते हैं अगले बिंदु पर। हाँ, हाथी की एक खूबी और होती है जो इंसानों से थोड़ा हटके होती है। इंसानों में क्या होता है, कहीं भगदड़ देखे तो निकल लिए, साथ के इंसान अगर साथ वाले हैं, लड़के हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, तो कुछ हद तक तो मदद करते हैं, लेकिन अगर हम अपरिचित हैं तो वो कोई भी भगदड़ होते देख वहां से कट लेते हैं। लेकिन हाथियों में ऐसी बात नहीं आती है, हाथियों पर परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। इंसानों को भी करनी चाहिए और सबको करनी चाहिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां होती हैं और उनके बच्चे ही रहते हैं। पॉइंट ये भी नोट कर लीजिएगा, इनके झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, और इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं, ठीक। इनका एक जो ग्रुप होता है, झुंड होता है, इनमें सिर्फ 10 या 12 हथनी होती हैं और बाकी बच्चे होते हैं, यानी हाथी का यहाँ कोई काम नहीं। और एक बात, इस झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, वो इस झुंड की क्या होती है, नेता होती है, यानी सब उसी का कहना मानते हैं। चलिए अगली विशेषता जानते हैं हाथियों के बारे में, वो क्या है कि 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। यानी कि जब वह 14 से 15 वर्ष का होता है तो वो अपना ग्रुप छोड़कर किसी और जगह चला जाता है, फिर वहां नए ग्रुप तैयार करता है, यानी अपने ग्रुप में सिर्फ ये 14-15 साल तक ही रहता है। चलिए हाथियों का सिलसिला हुआ खत्म, और हाथियों से रिलेटेड ये जो पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इनमें से पता 3 पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट गलत दे दिया, तो पूछेगा कि इनमें से हाथियों की एक कौन सी विशेषता नहीं है। मान लीजिए उसमें से ये पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट दे दिया और ये पॉइंट दे दिया, लेकिन इसमें 100 के बजाय 200 कर दिया, और एक पॉइंट वाली ये भी दे दिया, 1 2 3 4 ABC करके दे दिया, अगर ये 4 पॉइंट दे दिया और क्वेश्चन में पूछ लिया कि इनमें से कौन सी विशेषता हाथी की नहीं है,
आपको नहीं पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि कई सवाल तो हमारे मुफ्त के ऐसे ही चले जाते हैं कि हम सारा क्वेश्चन धड़ल्ले से पढ़ते हैं और नहीं का ध्यान देते ही नहीं, और नहीं आखिरी में नहीं करवा देता है हमको। ठीक, जैसे ही ये पॉइंट मिलेगा हमको कि एक बड़ा हाथी दिन में 200, तो आप देखते ही तुरंत गलत कर दिएगा इसको कि ये पॉइंट गलत है, क्योंकि वो एक दिन में सिर्फ 100 किलो से ज्यादा ही पत्तियां खा लेता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले जानवर, जिसको हम लंगूर कहते हैं। ठीक, बात करें अगर लंगूर की, तो इन सबसे क्वेश्चन अब तक तो नहीं आए हैं, लेकिन ये जो पिछले 2 साल एग्जाम हुए, इससे पहले नहीं आए थे, लेकिन ये जो 2 साल पहले एग्जाम हुए, जो ऑनलाइन एग्जाम हुए, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि जब इतने पेपर 20-20 दिन के पेपर सेट करवाने पड़ते थे, वो भी 2-2 शिफ्ट के, तो पेपर जो बनाता है कितने क्वेश्चन रिपीट करेगा? क्वेश्चन तो नए करने पड़ेंगे, और क्वेश्चन नए करने पड़ेंगे तो हमें और भी टॉपिक उठानी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि वही हाथी, स्लॉथ या वही सब चीजें वो हर बार हर एक से पूछेगा, नहीं ना। तो कुछ नई चीजें ऐड की गई हैं, वो ऐड करके मैं बता दूं कि लंगूर, नोट कर सकते हैं आप, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और चौकन्ना कर देता है। क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो पेड़ की डाल पर बैठा रहता है और मुसीबत आते देख आवाजें निकालकर अपने अन्य साथियों को संकेत करके सचेत कर देता है, चौकन्ना कर देता है। तो जवाब में आप लंगूर मारेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुत्ता की। ये भी बड़ा स्पेशल जानवर है, आजकल बड़ा ट्रेंड में है, कुत्ता पालना हो गया है, क्योंकि बड़ा ही वफादार इसे माना गया है। ठीक है, बात करते हैं कुत्ते की। तो कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी होती है। किसी मूवी का डायलॉग है कि इलाका कुत्तों का होता है, शेर का नहीं। तो वो चीज यहाँ पर कही है कि कुत्तों की गलियों की अपनी जगह बटी होती है, इनका इलाका फिक्स होता है कि भाई ये मेरा इलाका है, वहां से आ तुम्हारा इलाका है, या वहां से आ उनका इलाका। आपने अगर देखा होगा तो जैसे किसी दूसरी गली का कुत्ता दूसरी गली में चला गया, तो वहां आसपास के यूनियन जो लीडर होते हैं सब इकट्ठा होकर उन पर टूट पड़ते हैं और उनको भगाने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आ गया है। इनकी भी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। आपने देखा ही होगा, जो पुलिस वाले होते हैं वो स्क्वाड डॉग रखे होते हैं, या फिर आर्मी में भी इनका यूज होता है, या फिर आजकल घरों में पालने का ट्रेंड हो गया, क्योंकि इनकी सूंघने की शक्ति बड़ी तेज होती है। ये पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति नया है या कैसा है, या बॉम्ब कहाँ रखा है। डॉग स्क्वाड वाले कुत्तों का पालन करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सी मूवीज में। ठीक है, तो ये मलमूत्र की गंध से ही पहचान लेते हैं कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। ठीक है, चलिए कुत्ता अगर खत्म हुआ तो हम बात करते हैं चूहा की। अब चूहे के बारे में क्या क्या बिंदु है देखते हैं। चूहों को देखने की क्षमता कम होती है, चूहे यानी देख बहुत कम पाते हैं, लेकिन इनकी भी सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। इनकी देखने की क्षमता तो कम होती है, पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। चलिए, अच्छा चूहे के बारे में एक भ्रम और है आपको कि ऐसा माना जाता है ग्रामीण क्षेत्र में या जहाँ भी कि ये इनके दांत बढ़ते रहते हैं। अगर यह किसी चीज को काटे ना, कुतरे या काटे ना, तो इनके दांत बढ़ते रहते हैं। पर ऐसी कोई बात है नहीं इनमें। ठीक है, ये बात है पर दूसरे जानवर में। किसमें? गिलहरी में। अभी आएगी गिलहरी भी, तो वहां जिक्र होगा उनका। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगर मगरमच्छ की। तो मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, हालांकि इमेज बहुत धुंधली है, इसमें तो वैसे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो आंख कहाँ से दिखाई देगी। लेकिन आप जब भी किसी चिड़ियाघर या जहां भी आपको मौका मिले ये मगरमच्छ देखने का, तो आप देखेंगे कि उनकी जो आंख होती है बिल्कुल उनकी त्वचा की कलर तो उसमें मिक्स होती है, वो आसानी से दिखाई ही नहीं देती है। वो बिल्कुल उसकी जो परत है चमड़े से सटी हुई होती है। चलिए बात करें अगर छिपकली की, तो छिपकली की भी यही विशेषता है कि इनके भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। मगरमच्छ देख पाए या ना देख पाए, आप छिपकली जरूर देख लेंगे। आप इनके कान ढूंढिएगा, आज तो जाके देखिए किसको इसको मिलते हैं।
बात करें अगर इन मछलियों की, तो मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से दे देती हैं। ठीक है, ये आपस में जो नीचे रहती हैं मछलियां, ये एक दूसरे को चेतावनी बिजली की तरंगों से देती हैं। लीजिए गिलहरी आगे, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे गिलहरी के जो दांत हैं, ये अगर किसी चीज को काटे या कुतरे ना तो ये दांत बहुत बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन काटने की वजह से ये दांत घिस जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं बिल्ली के दांत के बारे में जानते हैं। लीजिए, अब तक बिल्ली को आपने सिर्फ दूध पीते हुए देखा था, इसके बारे में कुछ नॉन वेजिटेरियन बातें भी जान लीजिए। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। ठीक है, यानी नॉनवेज भी खाती है बिल्ली। चलिए बात करते हैं गाय के दांत की। तो गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत जो है चपटे और बड़े होते हैं। ये घास को चबाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो सामने वाले दांत हैं चपटे चपटे, इनसे ये काटती हैं, जो भी घासें हो इनसे काटती हैं। लेकिन जो पीछे वाले जो दांत होते हैं चौड़े वाले, इनसे ये चबाकर ये पेट के अंदर जाती है। और बात अगर गाय की हो रही है तो एक चीज और ऐड कर लेते हैं। ये पिछली साल एक क्वेश्चन आया था कि वर्ली जनजाति वर्ली कला के लिए फेमस है। एक जनजाति है वर्ली जनजाति, ये वर्ली कला के लिए फेमस है। वर्ली, मेरे दोस्त जो महाराष्ट्र गए होंगे या जो दोस्त मेरे महाराष्ट्र से होंगे या उसके बारे में पढ़े होंगे, सीखे होंगे, जाने होंगे, तो वर्ली मुंबई में एक जगह है। क्वेश्चन यही आया था कि वर्ली कला फेमस है जो संबंधित है किस जगह से, तो मुंबई में एक वर्ली नाम की एक जगह है। ठीक है, जो वर्ली कला के लिए फेमस है। कौन मनाते हैं इसे? वर्ली जनजाति। अच्छा, कैसे मनाते हैं? ये गाय के गोबर और मिट्टी से बनाई जाती है जो वर्ली कला होती है। ठीक है, पिछली साल एक क्वेश्चन आया था, नया क्वेश्चन ये ऐड हुआ है। वर्ली कला गाय के गोबर और मिट्टी से बनाई जाती है। कहाँ? मुंबई के महाराष्ट्र में, मुंबई के वर्ली में। चलिए, महीना सावन का चल ही रहा है तो थोड़ा सांप को भी दूध पिला लेते हैं। देखते हैं कि हमारे यहाँ तो सांपों की भी पूजा होती है, तो देखते हैं कि सांप की कुछ विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, चलिए बात करें अगर सांप की। ठीक, तो हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 तरह के सांप होते हैं, सांपों की तो बहुत प्रजातियां और कई तरह के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जहरीले सिर्फ 4 तरह के ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाग होता है, नाग देवता, करैत जो कुछ दिन पहले यही निकला था अपने इंस्टीट्यूट में, दुबैया तथा अफाई, ये 4 तरह के ही नाग होते हैं। चलिए अगले दिन पर ध्यान देते हैं कि जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले दांत होते हैं। 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। देखिए कुछ पब्लिकेशन में यहाँ पर इन्होंने 4 दांत का जिक्र किया है, लेकिन 4 नहीं, असल रूप में सिर्फ 2 खोखले दांत होते हैं जो जहर वाले होते हैं। हमारा एनसीईआरटी यही कहता है कि इनको सिर्फ 2 खोखले जहर वाले दांत, और हमको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है। यानी एनसीईआरटी से ना ज्यादा हमको जानना है ना एनसीईआरटी से कम जानना है, बिल्कुल एट इज इट, जितने पॉइंट्स हैं इन्हीं के अंतर्गत हमको रहना है। इससे क्या होगा कि हमारे एग्जाम में हमको मदद मिलेगी और नंबर हमारे गलत नहीं होंगे। ठीक है, बात करें उनके 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं, उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है जिनसे। और इस जहर से बचने के लिए, देखिए जैसे लोहा लोहे को काटता है, गर्मी गर्मी को काटती है, क्या पता नहीं, पसीना तो रुक ही नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा, जैसे जहर से बचने के लिए, इस जहर से बचने के लिए व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है। अब वो दवाई बनती कैसे है?
सांप के जहर से ही बनाई जाती है। यानी सीरम नाम की जो दवा बनती है, जो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध होती है, मिलती है, वो कैसे बनती है? सांप के जहर से ही बनती है। यानी सांप जहर की दवा जहर से ही बनती है। ठीक है। और बात करें अगर अगली बिंदु की, तो सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। आपने कई वीडियोस में देखा होगा, वो पक्षियों के अंडे वगैरह या जो भी मेंढक वगैरह जो भी खाता है, वो काट के नहीं खाता, वो पूरा निगल जाता है और अंदर ले लेता है। ठीक है। चलिए बात करें अगर सांप के, तो सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। इस चीज को आप नोट कीजिएगा, इनके कान होते ही नहीं। फिर ये सुनते कैसे हैं? वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। यानी शरीर पर जो कंपन होता है, उससे ये अंदाजा लगाता है कि व्यक्ति कहाँ है या कितनी दूरी पर है। क्योंकि कान नहीं है, तो ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी है उसको कि वो इतनी तेजी से अंदाजा लगा लेता है कि मेरा शिकार या जो मुझ पर वार करने वाला हो, मुझसे कितना दूर है, कितने पास है। और हमने कई फिल्मों में देखा है कि सांप को बीन बजाते हैं, सांप उड़ता हुआ चला आता है, या फिर ढूंढते ढूंढते चला आता है कि बीन बज रही है, मुझे जाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। हमने कई मूवीज में ये चीज देखी होगी कि जैसे ही कोई बीन बजाना शुरू करता है सपेरा, सांप बहुत दूरी से आता है। आजकल नागिन एक सीरियल है जो महिलाओं का विशेष रूप से पसंदीदा सीरियलों में से एक है। उनको भी देखते थे, जैसे वो बीन की धुन आती है, सांप दौड़ता हुआ चला आता, पर ऐसा होता था कुछ नहीं। सब वो बेवकूफ बनाने की कला है, क्योंकि सांप को कहानी नहीं होता तो सुनेगा कहाँ से? वो तो बस उसके कंपन से, जो बीन जब बजाते हैं, बीन पे वो डांस करता है, वो डांस नहीं करता। जैसे बीन हिलाते हैं ऐसे ऐसे, तो सांप भी देख रहे हैं आप ऐसे ऐसे करता है। यानी वो कंपन के अनुसार से चलता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। चलिए बात करें अगर सपेरों की, तो सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। यानी जो सांप को पालते हैं या सपेरे होते हैं, उन्हें कालबेलिया कहते हैं। और ये कालबेलिया जो सांपों को बहुत मानते हैं, ये तो दहेज में भी सांप देते हैं गिफ्ट के रूप में। हमारे यहाँ गुलदस्ते और जो कार्ड का सिस्टम है, इसके अलावा ये लोग दहेज में सांप, शादी के दहेज में भी सांप देते हैं। ठीक है। और कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। कालबेलिया नाच जो होती है, उसमें सांप जैसी मुद्राएं होती है। जैसा हमारे शादियों में होता है नागिन डांस, भाई बिना नागिन डांस के कोई शादियां आज तक पूरी हुई ही नहीं है। ठीक इसी तरह इनकी जो मुद्राएं होती हैं, ये भी उसी आकार पर होती है। ठीक है। चलिए बात करें अगर सांप की, तो सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में भी मदद करता है। एक म्यान में दो तलवारें रह नहीं सकती, उसी तरह जो चूहे होते हैं सांपों से डरते हैं, और सांप चूहे को निकल कर ही अपना वो भरण पोषण करता है। तो जहां सांप रहेंगे वहां चूहों की तो खैर नहीं, वो भगी जाएंगे वहां से। इसलिए कभी कहीं कहीं इन्हें किसान मित्र भी कहा जाता है, लेकिन स्पेशली रूप से किसान मित्र अपना केंचुआ है। अपने सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं, तो सांप सुन नहीं पाते, केवल बीन के हिलने पर उसके अनुसार ही अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। अभी मैंने जो बात बताई हुई जिक्र हुआ यहाँ पर कि जब बीन बजती है जिस दिशा में, उसी दिशा में वो अपना सर हिलाता है, जिसे लोग कहते हैं कि सांप नाच रहा है। पर ऐसी कुछ नहीं, वो कंपन के हिसाब से चलता है। चलिए बात करें अगर कालबेलिया की, तो इनमें एक रोशन नाथ के साथी है, जो कालबेलिया जात के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। एक बिंदु ये भी ऐड कर सकते हैं, नया है, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले। ठीक है। चलिए बात करते हैं अब केचुए की। जैसा कि मैंने कहा अभी कुछ देर पहले कि केचुआ किसान का मित्र माना जाता है, तो केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं, और जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। ठीक है। जैसे जमीन का ये हिस्सा हुआ, इसमें क्या है, केचुआ घुसते हैं, यहाँ से घुसते हैं, पता चला कि चलते चलते यहाँ तक निकल जाते हैं, यहाँ निकलते हैं, यहाँ निकलते हैं। तो इन वजहों से जमीन में पूरी अच्छे खासे छेद हो जाते हैं। इन छेद की मदद से जो हवा और पानी पूरी भरपूर मात्रा में मिलती है, और ये खेत को क्या कर देते हैं, मुलायम कर देते हैं।
जिनसे मुलायम और उपजाऊ कर देते हैं। ठीक है, और देखिए अगली बिंदु क्या है केंचुए के बारे में। केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाता है, यानी पूरी तरह से वरदान है ये किसानों के लिए। ये जो सड़ी गली पत्तियां हैं, पौधे हैं, उनको खाता है, यानी उनके खेत की जो गंदगी है उसे भी साफ करता है और खेत को जो है उर्वरक भी बनाता है। ठीक है, हाँ, और उनको खाने के बाद जो इनके मल निकलते हैं, इनसे जमीन क्या होती है, उपजाऊ बनती है, इसीलिए इसे किसान का मित्र कहा जाता है। हाँ, अगली पॉइंट में ये दिया भी है कि केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक, और एक चीज, जब ये जब केंचुए पत्तियों, मृत पत्तियों और पौधों को खाकर जो मल निकालते हैं, उन्हें उनसे जो मल निकलता है, जो उपजाऊ बनती है, उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, इसका जिक्र यहाँ पर किया है कि वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या कछुआ पालन भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, ये तो रही केंचुए के बारे में बातें। अब अगले बिंदु पर बढ़ते हैं। अगला है चींटियां। और बात करें अगर चींटियों की, तो चींटियां मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। वैसे तो सारी चींटियां मिलजुल के रहती हैं, पर इनका काम बटा रहता है। पता चला ये भाग उसको मिल गया, दूसरा भाग खाना बनाने का काम उसको मिल गया, और बिल पहरेदारी करने का काम किसी को और को मिल गया, या फिर और कोई काम किसी और। आइए जानते हैं क्या क्या काम है उनके। कि रानी चींटी अंडे देती है, चलिए ये काम रानी चींटी का हो गया, अंडे देती है। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। देखिए दूसरी पॉइंट, पहली रानी चींटी जो अंडे देती है, सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। और काम करने वाली चींटियां अलग होती हैं, ये क्या करती है, भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। 3 टाइप की चींटियां होगी, तीनों के काम बटे हुए हैं। कोई अंडे देती है जैसे रानी चींटी, और सिपाही चींटियां जो बिल की पहरेदारी करती है, और जो काम करने वाली चींटियां होती हैं वो लाती हैं खाने, सबकी करती है खाने की व्यवस्था। ठीक है, अगली बिंदु क्या कहती है कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं। जब वो चलती हैं तो कोई ऐसी गंध छोड़ती हैं जिससे कि उसके समूह की जो चींटियां होती हैं सारी, वो सूंघ कर अंदाजा लगा लेती हैं ये हमारे ग्रुप की चींटियां, तो बिल्कुल उसी आकार में चलती रहती है। आपने अगर देखा ही होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं, कि जब जो चींटियां चलती है तो एक क्रम से चलती हैं। पता चला कि अगर कोई चींटी इस रास्ते से गई तो बाकी चींटियां भी इसी रास्ते से, ऐसे ऐसे चलती हैं। ठीक है, हाँ, जिससे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल ही जाता है। यही चीज जो मैंने बताया कि एक चींटी ऐसे चलती है तो ऐसे बढ़ते बढ़ते एक ही क्रम में चलती ही रहती है। ठीक है, पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है जिसे दूसरी चींटियां पहचान लेती हैं। ठीक है, चींटियां खाने की चीजों को अपने बिल में जमा करती हैं, उसके बाद सब लोग मिलकर इसकी दावत उड़ाते हैं। चलिए, चींटियां हो गई। अब बात करें अगर कुछ सामाजिक कीट की, ये भी अभी नया क्वेश्चन ऐड हुआ है। इससे पहले इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन ये ऑनलाइन वाले एग्जाम वालों ने क्वेश्चन की भरमार बढ़ा दी। ठीक है, तो सामाजिक कीट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, दीमक होते हैं, ततैये होते हैं, मधुमक्खियां और चींटियां। अभी सामाजिक कीट होते क्या हैं, ऐसे कीट जो ग्रुप में रहते हैं, जो समूह में रहते हैं, जो अकेले नहीं रहते। जैसे चींटियां सैकड़ों की संख्या में रहती है, मधुमक्खियां हजारों की संख्या में रहती है, ततैये और दीमक भी इसी तरह ये सामाजिक कीट में आते हैं कि ये पूरा समाज अपने साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए, गर्मी का मौसम है, मच्छर परेशान करते हैं, यहाँ सीटेड में भी परेशान करने आ ही गया। चलिए, बात करें अगर मच्छर की, तो मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ये जो मच्छर होते हैं
ये पैरों की तलों की गर्मी से और हमारे जो शरीर की गंध होती है, गर्मी की गंध होती है, इससे हमें पहचान लेते हैं कि सरकार मिल गया हमारा, अब चल के इनको पूरा काट पीट के बराबर कर दो, खून जितने इनके निकाल लो। वैसे भी खून कमी होते जा रहे हैं सबके, ठीक है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, और मच्छरों से होने वाले रोग क्या क्या हैं? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा है कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया किनके कारण होते हैं? मच्छरों के कारण होते हैं, ठीक है। अब मच्छरों से बचाव करने के लिए हमें ये पानी बिल्कुल इकट्ठा कहीं होने देना नहीं चाहिए गर्मियों या बरसात के मौसम में। यही पानियों में इनके अंडे देते हैं और ये पनपते रहते हैं, जो बाद में अपने लिए बीमारी का कारण बनते हैं, ठीक है। बात करें मक्खियों की, तो मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां होती हैं, और मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं, और जब यह बिना ढके वाले खाने पर बैठती हैं तो उन्हें दूषित कर देती हैं। उस खाने को खाकर ही हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए घर के जो बुजुर्ग होते हैं या जो गृहिणी होती हैं, वो कहती हैं कि खाना हमेशा ढक के रखना चाहिए, क्योंकि मक्खियां जो पता नहीं कहाँ कहाँ बैठी रहती हैं, जो अपने साथ लाती हैं कीटाणु, उनके पैरों में कीटाणु लगे होते हैं, फिर आकर वो उसी खाने पे बैठती हैं, तो जिससे वो खाना दूषित हो जाता है। फिर हम कहीं से थके हारे होते हैं, आकर कहते हैं तुरंत खाना निकालिए, खाना खाते हैं, वो बीमारी के साथ पेट में जाता है और हम हो जाते हैं बीमार, जिससे होता है डॉक्टरों का फायदा। चलिए, ठीक है। पानी और मच्छरों से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए हमको? पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, पहली बात। दूसरी बात, मच्छरदानी का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा लोग मच्छरदानी लगाएं। और जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। देखिए, अगर कहीं आसपास कोई गड्ढा है या छत पे टायर है, गाड़ी के टायर हैं, या कोई कढ़ाई है, या कोई ऐसा बर्तन है जिसमें बरसात का पानी जमा हो गया और वो बर्तन किसी यूज का नहीं है, तो पानी उसी में पड़ा रहता है, ना हम उसको फेंकते हैं ना साफ करते हैं, पर उन्हीं में ये जो मच्छर अंडे देते हैं और उन्हीं की वजह से मच्छरों की पैदावार बढ़ जाती है। तो उस जमा हुए पानी में क्या करें? मिट्टी का तेल छिड़कें, जो सरकार ने देना बंद कर दिया है। कहाँ से लाएंगे मिट्टी का तेल अब? तो खैर, ये तो बचाव के रास्ते हैं, तो जानना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं कि पानी में मछलियां डाल दें। इससे क्या होगा? मछलियां मच्छरों के अंडे को खा जाएंगी। जब अंडे का आमलेट बना के खा जाएंगी तो अंडे से बच्चे होंगे ही नहीं। इससे क्या होगा कि मच्छरों का जो प्रजनन वो रुक जाएगा, ठीक है। लीजिए, कुछ उपाय यहाँ पर भी है मच्छरों से बचने के लिए। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना ही उचित रहता है, जो अभी हमने पहले ही बताया। और इससे पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, गाना मत सोचिए आप लोग, ठीक है। जब ऑक्सीजन रुक जाएगा तो मच्छर का लार्वा अपने आप मर जाएगा। और घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। हालांकि इस पे अब कहीं कहीं बैन हो गया है, कहीं कहीं होता है, अगर मिल जाए तो इसका छिड़काव करने के लिए। कीटनाशक होता है, मच्छरों के लिए खासकर बना है, ठीक है। और आसपास पानी जमा ना होने दें। ये है मच्छरों से बचने के उपाय। तो दोस्तों, आज इस तरह से हमने जानवर की लगभग सारी चीजें सीख डाली, जो हमारे एनसीईआरटी बेस्ड पर है, जो हमारे सीटेट में उपलब्ध है। उनसे संबंधित लगभग हमने हर चीजों का जिक्र यहाँ पर किया है। अगर कुछ चीजें रह जाती हैं तो उनको मैं किसी और वीडियो में या किसी चीजों में किसी भी टॉपिक में मैं उनका डिस्क्रिप्शन करता जाऊंगा। लेकिन आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। तो आज की क्लास करते हैं समाप्त, और आपको जो भी बताया आप उसको कर लीजिएगा एक बार रिवाइज, और समय को ध्यान में रखते हुए जो है अपनी तैयारी को आप प्रोग्रेसिव रखिए, जारी रखिए, और आने वाले एग्जाम को फोड़ डालिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।